ध्यान देना, हम लोग क्या पढ़ लिए थे कल? तो हम लोग पढ़ लिए थे द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या होता था? कोई भी नाभिक है तो इसका जो वास्तविक द्रव्यमान है बेटा वो क्या होता है? कम होता है। किससे? न्यूक्लियानों के द्रव्यमान। किससे बेटा? न्यूक्लियानों का द्रव्यमान का मतलब न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का द्रव्यमान, वही तो न्यूक्लियानों से नाभिकीय कण। तो नाभिकीय कण का मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। देखो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp पता है, और किसी नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? z। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp, तो z प्रोटॉन का द्रव्यमान z, और प्लस न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान लिखेंगे, है ना? तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn, ठीक है? और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? a माइनस जेड। तो a माइनस जेड से गुणा करा देंगे, तो कुल मिला के इतना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, इतना प्रोटॉन का द्रव्यमान, और दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियन का द्रव्यमान। क्या बोलेंगे? तो न्यूक्लियन के द्रव्यमान से क्या होता है? कम होता है। कितना कम होता है ये पता करने के लिए उसमें से इसको घटा देंगे। क्लियर? तो आराम से हम लोग को पता चल जाएगा। तो इसमें से क्या करेंगे बेटा? हम लोग इसको घटा देंगे, और जैसे ही घटाएंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा मास डिफेक्ट, यानी कि द्रव्यमान क्षति। इस नाभिक के बनने में कितना द्रव्यमान क्षति हुआ था? द्रव्यमान क्षति होगा तो उसके तुल्य ऊर्जा निकलेगी। बात समझ में आ रही है? तो इसके तुल्य ऊर्जा कितनी निकलेगी? तो द्रव्यमान क्षति में c² से गुणा कर देंगे। इसी को बोलते थे बेटा बंधन ऊर्जा, नाभिक की। समझ आ रही बात? क्योंकि उतनी ऊर्जा निकल गई, उसी के कारण न्यूक्लियन क्या होते थे? एक दूसरे से बंधे होते थे। अगर उतनी ऊर्जा हम दे देंगे बाहर से तो फिर न्यूक्लियन क्या होंगे? अनंत दूरी तक अलग अलग हो जाएंगे। समझ आ गई बात? बंधन ऊर्जा कहते हैं। इससे क्या पता चलता है? जितना ज्यादा बंधन ऊर्जा इसका होगा उतना ज्यादा ही अस्थायी होगा, क्योंकि उतनी ज्यादा ऊर्जा बाहर से देनी होगी तब न्यूक्लियन अलग होगी। तो इसीलिए याद ये रखना कि जो बंधन ऊर्जा होती है वो नाभिक का अस्थायित्व के समानुपाती है ना, यानी नाभिक का अस्थायित्व किस पर डिपेंड कर रहा है? बंधन ऊर्जा। क्लियर? अच्छा, अब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछी जाती है, तो ये किसका है? नाभिक का बंधन ऊर्जा। नाभिक का मतलब कुल न्यूक्लियनों का बंधन ऊर्जा। और कितने न्यूक्लियन होते हैं किसी भी नाभिक में? तो ए। कितने बेटा? तो ए न्यूक्लियन में ईवी एनर्जी। अगर कोई पूछे एक न्यूक्लियन में, तो एक से गुणा करा दो, एक न्यूक्लियन रोक लेना, तो एक न्यूक्लियन में ईवी बटे ए। इसको बोलेंगे बेटा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। क्या बोलेंगे? और ये भी हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक? तो हमारे एग्जाम में निकालने के लिए आता है, कहता है आप ड्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालिए, या फिर अल्फा कण का प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालिए, ऐसे पूछता है। तो एक मैं बता दे रहा हूँ, एक आप लोग निकालना, ठीक है? चलो, तो ध्यान देना, हम आपको बता दे रहे हैं ड्यूट्रॉन। किसका बेटा? ड्यूट्रॉन। अल्फा कण तो जानते हो ना? अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक। क्या होता है? हीलियम का नाभिक। यानी जब भी अल्फा कणों की बात आएगी तो आप बताओगे जेड का मान कितना? 2, और ए का मान कितना? 4। अल्फा कण के लिए ए और जेड मिल गया तो प्रोटॉनों की संख्या मिल जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान निकाल ले जाओगे। भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जानते हो, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान आपको दिया जाएगा। बात समझ में आ रही? बस वहीं से पूरा खेल हो जाएगा, ठीक है? कैलकुलेट, देखो गणना करने के लिए आपको आंकिक मान दिए जाएंगे वहां पर। क्लियर? बस आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, विधि पता होनी चाहिए, कैसे करोगे, ठीक? चलो, तो ड्यूट्रॉन, सबसे पहले तो हमको जानना होगा ड्यूट्रॉन होता क्या है। बोलो। तो आप बताओगे जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है 1s2 ड्यूटेरियम, इसी के नाभिक को ड्यूट्रॉन बोलते हैं। समझ गए? किसको बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे बेटा? ड्यूट्रियम। क्या बोलेंगे? अरे होता नहीं है समस्थानिक हाइड्रोजन का 1h1 1h2 1h3, है ना? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। क्लियर? तो इन्हीं के नाभिक को हम लोग बोल देंगे, इसके नाभिक को क्या बोल देंगे? ड्यूट्रॉन। इसके नाभिक को क्या बोल देंगे बेटा? क्लियर? चलो, तो नाभिक का प्रतीक क्या हो जाएगा बेटा? 1h2। यही तो हुआ। अगर हमसे कोई पूछे z का मान कितना है? 1, और कोई हमसे पूछे a का मान 2। क्लियर है? तो सबसे पहले हमसे पूछा है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यानी EBN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन।
तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके बराबर होती है? ईबी बटे ए, यानी कुल बंधन ऊर्जा बटे कुल न्यूक्लियनों की संख्या, इन्हीं दोनों के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? ईबी, क्योंकि ए तो पता ही है 2, जो भी आएगा 2 से भाग करना, तो ईबी निकालना। ईबी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। ये किसके बराबर होती है? द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा। तो द्रव्यमान क्षति कितना होता है? डेल्टा एम को सी स्क्वायर से गुणा। अच्छा, मास डिफेक्ट, यही तो द्रव्यमान क्षति। तो इसका मतलब इसको निकालने के लिए पहले ये निकालना होगा। और ये क्या होता है? न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का, हाँ, तो पहले यही ज्ञात करते हैं। तो प्रोसेस पता चल गया ना। सबसे पहले हमको ये निकालना होगा, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, 3 स्टेप में कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। डेल्टा एम होता क्या है? न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। तो न्यूक्लियनों का मतलब प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। फार्मूला याद ही मत करो, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते चलो। तो भैया प्रोटॉन का द्रव्यमान मास ऑफ प्रोटॉन एमपी हो गया। अब कितने प्रोटॉन होते हैं? जेड। तो लो, कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान हो गया। एक प्रोटॉन का एमपी, 2 प्रोटॉन का 2 एमपी, और जेड प्रोटॉन का, और प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। तो कितने न्यूट्रॉन होते हैं? ए माइनस जेड। तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn, 2 न्यूट्रॉन का 2 गुणे mn, तो a माइनस जेड न्यूट्रॉन का a माइनस जेड इंटू mn। तो ये कुल मिलाकर क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। किसका? और इससे कितना कम है नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो ये जानने के लिए नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान को इसमें से घटा देंगे। क्लियर है बात? ओके। और घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि द्रव्यमान क्षति कितनी हुई है। तो ये कैलकुलेशन के लिए हमको क्या क्या चाहिए? जेड चाहिए, पता है, ए चाहिए, पता है, बाकी इन सबका तो आंशिक मान होता है। लिख लेते हैं, देखो कितना होता है। मास ऑफ प्रोटॉन एमपी इज इक्वल टू होता है 1.673 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 किलोग्राम। और जब हमसे पूछा जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 किलोग्राम। और ध्यान देना बेटा, और mm, ये कैपिटल में लिख रहा हूँ, कैपिटल एम, कैपिटल एल, ये क्या है? ये न्यूट्रॉन के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है। क्लियर? ये मत समझ आना कि ये भी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। ये न्यूक्लियस का द्रव्यमान है। किसका? और ये किसका? न्यूट्रॉन का। ठीक है, ओके। तो इसका जो वैल्यू होता है बेटा वो 3.344 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 ये हो। समझिए, ये सारी चीज आपको दी जाएगी, और देने के बाद में कैलकुलेशन में कुछ रह ही नहीं गया। वैल्यू फटाफट पुट करते हैं। देखो, डेल्टा एम जेड क्या है बेटा? जेड की वैल्यू कितनी है? 1 है ना। तो 1 से गुणा करने का कोई फायदा है? रहने देते हैं, 1 से गुणा कराओगे वही रहेगा। एमपी की वैल्यू डायरेक्ट लिखो, 1.6 कितना बेटा? 673 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27, और प्लस फिर क्या है? a माइनस जेड। ए की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 1, 2 में से 1 जाएगा 1 से भी गुणा करने का कोई फायदा नहीं। यहाँ भी तो वही रहने दो, 1 से मत गुणा कराओ। क्या है? mn, यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। 1.675 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 लो हो गया। ये किसका द्रव्यमान आ गया बेटा? न्यूक्लियनों का द्रव्यमान पूरा हो गया, माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। रुक जाओ, थोड़ी जगह बच जाएगी, अभी तो सॉल्व करने जा नहीं रहे। अभी तो आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे ना, तो इसलिए अभी उसको थोड़ा देर रोक दो, उसके बाद करेंगे। इसको देखो बेटा, जब 10 टू दी पावर वाले को जोड़ना हो या घटाना हो, तो सबसे पहले आप चेक करो कि पावर उसकी बराबर है कि नहीं। तो यहाँ तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं बराबर ना हो तो उसको बराबर कर लो, दशमलव को इधर उधर खिसका के, और बराबर करने के बाद कॉमन कर लो। बात समझ में आ रही है? कॉमन कर लेंगे तो 10 टू दी पावर माइनस 27 कॉमन हो जाएगा, बचेगा ये इतना और प्लस इतना। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़ो तो 5 3 8 और 7 7 14 के 4, 1 6 6 12 और 1 13, और फिर 1 1 1 2 और 1 3, और 3 अंक के बाद दशमलव और गुणे 10 की घात माइनस 27। लो, इन दोनों को जोड़ लिए, और इसमें से घटाना क्या है? नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। कौन से नाभिक का? ड्यूट्रॉन है ना, ड्यूट्रॉन का, ड्यूट्रॉन का या ड्यूटेरियम के नाभिक का, ऐसे बोल दो। ठीक है, ओके। तो कितना है बेटा? 3.344 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27। फिर 10 टू दी पावर माइनस 27 कॉमन कर लो, क्योंकि समान है। कॉमन कर लेंगे तो फिर इधर इतना बचेगा और इधर इतना बचेगा। इन दोनों को घटाएंगे, क्लियर? और इन दोनों को घटा के वैल्यू निकाल लेंगे। देखो कितना होगा, ध्यान देना बेटा।
तो 8 में से 4 जाएगा 4, बाकी 0 0 दशमलव 0, बाकी सब बराबर है ना। और गुणे 10 की घात -27 तो कॉमन ही कर लेते, इतना किलोग्राम, किलोग्राम में आया है। हालांकि याद रखना एग्जाम में हमारे ज्यादातर एएमयू में आता है, किसमें बेटा, एटॉमिक मास यूनिट में, वो वैल्यू दी रहती है, दिया रहेगा उसी से कैलकुलेट कर देंगे। ऊर्जा निकालते समय थोड़ा ध्यान देना, ठीक है वहां पर। ओके, तो इतना हो गया बेटा, द्रव्यमान क्षति तो मिल गया। द्रव्यमान क्षति मिल गया तो हमको क्या प्राप्त करना है, बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। तो उसी द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा कितनी निकली होगी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। द्रव्यमान क्षति में सी स्क्वायर से गुणा करा देंगे, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से मिल जाएगा। देखो डेल्टा एम की वैल्यू कितना है, 0.004 इंटू 10⁻⁻27, इतना ही तो है, 0.004 इंटू 10⁻⁻27। और सी स्क्वायर, सी का मतलब 3 × 10 की घात 8, इसी का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, और 10 की घात 8 का स्क्वायर 16। इन दोनों का गुणा कराएंगे। तो सबसे पहले बेटा ध्यान देना, 9 का गुणा कराओ 9 × 36, और 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दो। क्लियर, गुणे 10 की घात, इसको सॉल्व करो, -27 है और वहां पर 16 है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 7 में से 6 जाएगा, 1 2 में से 1 जाएगा, इतना आ गया। ये क्या हो गया बेटा, इतना जूल। क्या है ये, एक काम करो, 2 अंक दशमलव को दाईं ओर ले जाओ, आप लोगों को सॉल्व करना होगा, तो आप लोग अपने सुविधा अनुसार कर लेना पहले, ठीक है। फिर उसके बाद 1.6 × 10 की घात -19 से भाग करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ तो इसलिए ऐसे लिखा रहने देता हूँ और भाग करा देता हूँ। अब ये किसमें है, जूल में। क्लियर, जूल में है तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से जैसे भाग करोगे किसमें बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तरीका तो पता ही है ना, तो डायरेक्ट करो, इसको भाग करो, हाँ बेटा ध्यान देना। तो 0.036 इसको भाग करेंगे 1.6 से, कितना आया 0.0225, ओके, और इनटू 10⁻, ये देखो माइनस का है, 19 ऊपर जाएगा प्लस का, 19 में से 11 जाएगा 8, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस में रहेगा। इतना क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या था। इसको एक काम करो, थोड़ा ठीक से लिख लो, 2 अंक दशमलव को इधर ले जाओ, हाँ, तो 2 अंक दशमलव को इधर ले जाएंगे तो 2.25 गुणे 10 की घात, जब भी दशमलव को दाईं ओर ले जाते हैं 10⁻⁻ में, कितना बेटा 10⁻⁻ में होगा, और 8 पहले से था, कितने अंक ले गए थे, तो 2 माइनस में होगा, तो 8 में से तो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10 की घात 6 का मतलब मिलियन, ठीक है ना, हाँ 10 लाख होगा जिसका मतलब होगा मिलियन। तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2.25 मिलियन, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले से लिखा था इतना। ये क्या था बेटा, बाइंडिंग एनर्जी। याद रखना इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती थी बेटा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोट की होती थी, और नाभिक की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोट की होती है। याद है ना, इलेक्ट्रॉन की कितनी होती थी 13.6/m², इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, और इतनी ऊर्जा प्लस में दे देंगे तो आयनित हो जाएगा, यही होता था बाइंडिंग एनर्जी उसकी, या फिर आयनन ऊर्जा बोलते थे। तो इतना आ गया, चलो भाई ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन हमको ईवी थोड़ा ना ज्ञात करना था, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मतलब EVN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो कुल बंधन ऊर्जा को कुल न्यूक्लियनों की संख्या से भाग, कुल बंधन ऊर्जा कितना है 2.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है 2 से भाग कर दो, तो भाग करेंगे तो 1.12, यही तो आएगा। उसके बाद हाँ, तो इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ड्यूट्रॉन, लो बेटा, ड्यूट्रॉन की पर न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इतना होगा 1.12 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो, क्लियर, आंकड़े दे दिए जाएं और आप कैलकुलेट कर सकते हो। याद रखना ये 4-5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, अब कुछ है नहीं, ठीक है। तो अगर ये आए तो सबसे पहले यही करना, गलत होना नहीं है, पूरा नंबर मिल जाना है, ठीक है, कुछ है ही नहीं है इसमें। आगे चले, देखो, तो अगर हमको ये पता चल गया, तो जब हम लोग पढ़ लिए बंधन ऊर्जा पढ़ लिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पढ़ लिए, तो हम सभी जानते हैं जो बंधन ऊर्जा होती है नाभिक के अस्थायित्व को व्यक्त करती है, यानी जितनी ज्यादा बंधन ऊर्जा उतना ज्यादा नाभिक अस्थायित्व। तो हम लोग बंधन ऊर्जा वक्र पढ़ लेते हैं, नाभिक के बंधन ऊर्जा वक्र पढ़ लेते हैं। देखो इसको हटा दे रहा हूँ, पहले से लिखा हुआ है,
आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट बैच में, ठीक है। ड्यूट्रॉन क्या होता है, ड्यूटेरियम 1s2 का नाभिक होता है, ठीक है। वहां से सारी वैल्यू रख के प्राप्त कर ले 1.12 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब देखो बंधन ऊर्जा वक्र क्या होता है बेटा, पहले मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। देखो जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा वक्र होता है वो EBN और A का वक्र होता है। किसका किसका बेटा, यानी कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और न्यूक्लियनों की संख्या के बीच जो वक्र होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ठीक है। देखो और एक चीज ध्यान दे देना, एक एक्सिस में हम लोग क्या ले लेंगे, न्यूक्लियनों की संख्या, और दूसरे पे पर न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। किस में ले लेंगे बेटा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप खींच लेना इस पर, कहां तक, लगभग 9, कम से कम 9 तक खींचना, 9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर। क्योंकि अभी जो आपका आयरन होगा 56 है, इसका 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो 9 तक कम से कम आप खींचना, क्लियर। तो इधर तो इजीली आप लिख सकते हो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 3 4 5 6 7 ऐसा 9 तक खींचना, क्लियर। और इधर लगभग आप खींच लेना ऐसे 240 तक, कहाँ तक, क्योंकि अभी लास्ट में हम लोग यूरेनियम का समझने वाले हैं। यूरेनियम का कितना होता है परमाणु भार, 238, तो कम से कम 240 तक खींच के रखना है। अब 240 है तो एक एक तो खींच नहीं सकते, पैमाना आपको चेंज करना होगा। यानी ग्राफ में एक खाने को एक मत लेना न्यूक्लियनों की संख्या, नहीं तो 240 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक स्केलिंग कर लेना आप, 20-20 का, 30-30 का, 50-50 का, जैसे मन के आप स्केलिंग कर सकते हो, ठीक। बस अब अगर बहुत ज्यादा गैप ले लोगे तो उतना ज्यादा आप समझ नहीं पाओगे, उतना ज्यादा क्लियरिटी नहीं रहेगी उसमें समझने में, तो इसलिए कम से कम 20-20 का ले लेना। कितना, तो यहाँ पर 0, फिर ऐसे 20, फिर ऐसे 40, बात समझ में ऐसे, और यहाँ से स्टार्ट करना 1.1 से, ये 1 है ये 2 है ना, तो बीच में कितना आएगा, आधा, और उससे पहले यहाँ पर कहीं 1.1 मिलियन, एक के बाद तुरंत है ना, 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही क्या होगी, अच्छा यहीं पर जैसे यहाँ पर 20 है ना, न्यूक्लियनों की संख्या 20 है, तो हम बात कर रहे हैं 1H2 की, जिसमें न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है, 2। अभी ड्यूट्रॉन निकाले हो ना, उसकी कितनी आई है एनर्जी, 1.1, देखो कितना आया 1.1, इतना ही तो आया। हाँ, तो ये कितना था, ड्यूटेरियम का नाभिक था ना, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो उसके न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है, 2। न्यूक्लियनों की संख्या को किस पर लिखे हो, एक्स एक्सिस पे, तो इसलिए यहाँ पर अगर 10 है तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर कितना होगा 10, यहाँ पर कितना होगा 5, और यहाँ पर कहीं क्या होगा 1, क्लियर। और ऐसे यहाँ पर क्या होगा 2, बहुत कम जगह होगा, तो इसलिए मान लेना यहाँ पर 2 है, तो ऐसे ग्राफ में और ऐसे, तो एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पर आप बना देना 1H2, इसका तो हम लोग अभी निकाले हैं, ऐसे सभी का निकाला गया होगा, और सभी को निकाल कर ऐसे ग्राफ बनाया गया बेटा, ऐसे 2-3 शीर्ष यहाँ पर प्राप्त होंगे, शिखर मान है ना, और उसके बाद फिर ध्यान देना ये 8 है तो यहाँ 8.8, भाई ये 9 है तो यहीं कहीं होगा 8.8, बात समझ आ रही है, ऐसे ऐसे, फिर इसके बाद क्या होगा, ऐसे कम होता चला जाएगा, क्लियर। और याद रखना यूरेनियम का जो होता है बेटा 7 पॉइंट, ये 5 6 7 यही कहीं होगा, 7.6 कितना होगा, इसका 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है यूरेनियम, अप्रोक्सीमेट। और यहाँ पर सर्वाधिक जो होता है 56, ये 40 है, तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा बेटा 60 होगा, और इनके बीच में क्या होगा 50 होगा, तो यहीं कहीं पर क्या होगा, ऐसे 56 आएगा। तो याद रखना आयरन का इसकी जो एनर्जी होती है वो 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद ये रखना 50 से लेकर के 80 तक, कहाँ तक बेटा, लगभग सारा चीज समझा दे रहा हूँ इसी में, यही चीज अभी हमको समझना है ना, सब कुछ बना है बस समझना। 50 से कहाँ तक, 80 तक फ्लैट प्राप्त होता है, हम लोग को फ्लैट मैक्सिमम प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं सपाट शिखर, सर्वाधिक होता है, और लगभग क्या होता है, ऐसे समतल होता है, एक रेखा मिलता है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए लगभग बता रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का एवरेज जो होता है 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की बात हो रही है, इस पे क्या देख रहे हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, किसमें, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस पर क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियनों की, तो समझते चलना, अगर हम 50 से 80 बोल रहे हैं इसका मतलब न्यूक्लियनों की संख्या बता रहे हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या,
वह तत्व जो 50 से 80 के बीच में आते होंगे, बात समझ में आ रही, उनकी बात चल रही है, ठीक। तो उनकी जो एवरेज औसत बताई जाए तो एवरेज जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर ये चीज। और इनके बीच जितने भी तत्व आते हैं 50 से 80 के बीच, वह सर्वाधिक अस्थायी होते हैं, सबसे ज्यादा अस्थायी होते हैं। वक्र के अकॉर्डिंग देखो, बात समझ में आ रही है। ये वक्र कैसे बनाया गया हो, जैसे अभी हम लोगों ने निकाला ऐसे, क्लियर, किसका, ड्यूट्रॉन का निकाला, ऐसे प्रत्येक का निकाला गया होगा, और प्रत्येक का निकाल के बिंदी रख रख के एक वक्र बना दिया गया। क्लियर। और किसके किसके बीच में वक्र बनाया गया, न्यूक्लियनों की संख्या और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के बीच में, उसी को क्या बोलते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा वक्र, नाभिकीय बंधन ऊर्जा वक्र। समझ गए ये चीज। तो ऐसे बनेगा। तो इसमें आप देख लिए 50 से 80 के बीच में सर्वाधिक अस्थायी, 50, अगर हम 80 के बाद बात करें यानी उधर की, तो लगातार क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, क्या हो जा रहा है। और लास्ट में देखो यूरेनियम 238 का, ये न्यूक्लियनों की संख्या है ना, न्यूक्लियनों की संख्या है, 238 का कितना कम हो गया, 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन। क्लियर। ऐसे अगर हम 50 से पहले की बात करें तो फिर घटता जा रहा है, घटता जा रहा है ना। और हम देख रहे हैं लास्ट में ड्यूट्रॉन का कितना हो जा रहा है, 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 50 से पहले वाले जो हैं कम अस्थायी होते हैं, 80 से बाद वाले भी क्या होते हैं, कम अस्थायी होते हैं। अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत का मतलब तुलना करोगे ना किसी से, तभी तो बताओगे कम है या ज्यादा। ये बीच में 50 से 80 के, अगर इनसे तुलना करोगे तो उधर भी कम होता जा रहा है, इधर भी कम होता जा रहा है। लेकिन उधर देखो सतत रूप से घटता जा रहा है, इधर सतत रूप से नहीं घट रहा, लगातार नहीं घट रहा है। बीच में फिर हीलियम होगा, उसका ज्यादा होता है, बात समझ में आ रही है। तो 2-3 शिखर भी प्राप्त होते हैं, 3 शिखर, उसको बोलते हैं गौड़ शिखर। क्या बोलते हैं, यानी कि द्वितीयक। क्लियर। हाँ। और यहाँ पर एक शिखर आपको मान प्राप्त ही हुआ, ठीक है, 50 से 80 के बीच में। तो ऐसे 50 से 80 के बीच में सर्वाधिक अस्थायी, उसके बाद और उसके पहले कम अस्थायी होते हैं। क्लियर। उधर सतत रूप से घटता जाता है, इधर सतत रूप से नहीं घटता है। 3 शिखर और मिलते हैं हमको, बात समझ में आ रही है। अभी वक्र दिखा रहे हैं सारी चीज। और यहाँ पर घटकर कितना, लगभग ड्यूटेरियम के नाभिक की बात करें तो 1.1 मिलियन। क्लियर हो गई बात। अब एक चीज बताओ, अगर हम तुलना करें इधर की और इधर की, तो बीच वाले की तुलना में कम अस्थायी है, यानी कि उनकी मिलियन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या है, कम, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अगर हम इसको, ये जो भारी नाभिक है, इनको हम तोड़ दें, हल्के नाभिकों में तोड़ दें, हल्के नाभिकों में तोड़ने का मतलब 50 से 80 के बीच में आ जाए, बात समझ में आ रही है। तो उनका अस्थायित्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ने का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियनों को अलग करने के लिए ज्यादा ऊर्जा बाहर से देनी होगी। तो कम कैसे हुआ, द्रव्यमान क्षति हुआ होगा ना, बात समझ में आई। तो याद रखना कि इस भारी नाभिकों को अगर हम तोड़ दें, बात समझ में आ रही है, भारी नाभिकों को हल्के नाभिकों में तोड़ दें तो अधिक अस्थायी हो जाता है। लेकिन इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या बोलते हैं बेटा, नाभिकीय विखंडन। और आप सभी जान रहे हो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाने का मतलब है कि बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलेगी। समझ आ रही बात भाई। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ी कैसे, जब विखंडन हुआ तो द्रव्यमान क्षति हुआ और ऊर्जा बाहर निकल गया, बात समझ में आ रही है। उस द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा बाहर निकली होगी ना। तो इसीलिए याद रखना, जब भारी नाभिकों को दो हल्के या उसके, बात समझ में आ रही है, दो हल्के नाभिकों में तोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। परमाणु बम इसी पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। ये हमको आगे पढ़ना है अभी अपने सिलेबस। और बात करते हैं 50 से पहले वाले नाभिक, जो हल्के नाभिक हैं, बात समझ में आ रही है। अगर हम हल्के नाभिकों को जोड़ दें, हल्के नाभिकों को क्या करें, अभी कैसे ये प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, आगे पढ़ाएंगे, लेकिन आप जनरली समझिए, अगर हम जोड़ दें, दो हल्के नाभिकों को जोड़कर भारी नाभिक बना दें, जैसे इसका देखो, ये ड्यूटेरियम, दो ड्यूटेरियम को जोड़कर हम लोग क्या बना दें, हीलियम। क्या बना दें, हीलियम। तो उसकी बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी बेटा, उसकी बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी। उसकी बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कैसे, जब दो नाभिक मिलेंगे, बात समझ में आ रही है, तब भी द्रव्यमान क्षति होगा और अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। अरे भाई, बढ़ जाना, क्या नाम है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का बढ़ जाना है, यही दर्शाता है कि उसको अधिक ऊर्जा की जरूरत होगी। तो गया कहाँ, ऊर्जा निकला होगा ना। हाँ, तो याद रखना, नाभिक के जोड़ने को, जो हल्के नाभिकों को जोड़ने को हम लोग बोलते हैं बेटा नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया में भी अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है और नाभिकीय विखंडन से बहुत ज्यादा निकलती है।
इसको बोलते हैं नाभिकीय संघनन। ठीक है, तो ऐसे हम लोग नाभिक को अस्थायी कर सकते हैं। दोनों प्रक्रिया सब कुछ समझा दिया आपको, बस आपको केवल देखना है। यहाँ पर देख लीजिए, ये सब कुछ है बेटा। देखो, नाभिकीय बंधन ऊर्जा अगर हमसे कोई पूछे क्या होता है तो हम बताएंगे पर न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और न्यूक्लियनों के बीच का वक्र जो होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा वक्र। ठीक, दूसरी चीज ये तो कल ही बता दिए थे, जो बंधन ऊर्जा होती है नाभिक के अस्थायित्व को प्रदर्शित करती है। ठीक, जितना ज्यादा बंधन ऊर्जा उतना ज्यादा नाभिक अस्थायी होता है। ठीक है, तो इस वक्र में देखो आप बढ़िया से, ये पूरा बना हुआ है। कहाँ, ये 40 हो गया, ऐसे यहीं कहीं क्या होगा, 50 होगा। क्लियर? ये 50 होगा, तो यहाँ पर ये 56 है, दिख ही रहा है, बात समझ में आ रही है। 50 से 80 तक, यहाँ तक देखो लगभग लगभग क्या है, एक समतल रेखा आपको दिख रही नहीं दिख रही वक्र में, उसी को बोला जाता है सपाट शिखर प्राप्त होता है। ठीक, तो इसकी जो बंधन ऊर्जा है एवरेज अगर हम लोग लें तो 8.5 आती है। कितना बेटा? अगर औसत लें यहाँ से यहाँ तक का, तो इनका जो एवरेज होता है ऊर्जा वो 8.5 आता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें Fe56 यानी आयरन का, तो कितना होता है, 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए? ऐसे इससे आगे जाएंगे, अगर हम 80 से आगे जाएंगे तो देखो लगातार क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। और लास्ट में अगर हम बात करें 238 की, तो उसका कितना हो गया, ये 7.6। कितना बेटा? 7.6 हो जाता है। ठीक है, घट के ऐसे ऐसे देखो। और यहाँ पर देखो 50 से अगर हम पहले की बात करें तो घट तो रहा है लेकिन लगातार नहीं घट रहा। देखो ये और ये देखो शिखर प्राप्त हुआ 3, किसका किसका, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन। देख रहा है ना? तो इनको गौड़ शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीय शिखर। तो इनकी भी ठीक है बेटा। और देखो यहाँ जो अभी जिस नाभिक का हम लोग निकाले थे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यानी ड्यूटेरियम के नाभिक का ड्यूट्रॉन, उसका देखो कितना है, हाँ कितना है बेटा, 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाले थे। तो वही सारी चीज है, उसी का ये वक्र बना दिया गया। किसके बीच में बेटा? द्रव्यमान संख्या यानी कि न्यूक्लियनों की संख्या, और इधर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसमें बेटा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इन्हीं दोनों के बीच वक्र दिया गया था और सारी चीजें यहाँ लिखा है। देखो ईवीएन और ए कर्व यानी कि वही वाला बंधन ऊर्जा वक्र जो है, इसमें देखो ए 50 से 80 तक सपाट शिखर मिलेगा। क्लियर? F56 का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा 80 से ज्यादा के लिए ईवीएन क्या होता है, घटता जाता है बेटा। और यूरेनियम का पता ही है, घटकर कितना हो जाता है, 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, कितना बेटा, 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे और देखना, इधर ध्यान देना। हाँ बेटा, और देखो ए का मान 50 से कम हो, 80 से ज्यादा हो, ऐसे नाभिक बीच वाले की तुलना में कम अस्थायी होते हैं। बीच वाले का मतलब वही बेटा, 50 से 80 की बात हो रही, उसकी तुलना में क्या होता है, कम अस्थायी होते हैं। तो इनको अगर अस्थायी करना हो इधर और इधर अस्थायी करना हो तो भारी नाभिकों को 2 हल्के नाभिकों में तोड़ देंगे। ठीक है, तो उसका अस्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वो 50 से 80 के बीच में आ जाएगा और उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा। ऐसे ही हल्के नाभिकों को अगर हम जोड़ दें तो देखो 2 न्यूट्रॉन को मिलाकर क्या बना दे, हीलियम। तो इसकी एनर्जी देखो लगभग लगभग कितना है, 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बढ़ गई ना ये चीज। तो दोनों ही प्रक्रिया में अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इनसे उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। और यही पढ़ना हमारा उद्देश्य है बढ़िया से, तो इसे बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय, ठीक है। और कुछ चीजें देखो बेटा, हम लोग पढ़ने वाले हैं नाभिकीय बल के बारे में। किसके बारे में, नाभिकीय बल के बारे में। 2-4 पॉइंट ऐसे फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, नाभिकीय बल की उत्पत्ति कैसे होती है, बात समझ में? सबसे पहला सवाल तो ये, नाभिकीय बल कहते किसे हैं? क्लियर? तो आप बताओगे नाभिक के बीच या नाभिक में न्यूक्लियनों के बीच लगने वाला बल, या फिर ऐसे बोल दो नाभिक में न्यूक्लियनों को बांधे रखने वाला बल क्या होगा, नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब एक एक चीज समझते हैं। अगर नाभिकीय बल जान गए तो नाभिकीय बल की उत्पत्ति कैसे होती है। पहले तो अनुमान बहुत ज्यादा इधर उधर लगाएंगे, ठीक है, लेकिन अब ध्यान से समझना। नाभिक की उत्पत्ति अगर क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन में तो याद रखना एक चीज, पाई मेसानों के विनिमय के कारण। किसके बाद बेटा, पाई मेसान एक कण होता है। क्या होता है बेटा, हाँ, अलग प्रकार का कण है। ठीक है, इसके विनिमय का मतलब एक्सचेंज है ना। हाँ,
इसके विनिमय के कारण, इसके बारे में बता रहे हैं, परेशान मत हो, अभी इतना सारी चीज बता देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पाई मेसान के विनिमय, ऑप्शन मान लो क्वेश्चन आ जाए कि भैया नाभिकीय बल की उत्पत्ति कैसे होती है, किसके कारण होती है, तो क्या बताओगे? हाँ, पाई मेसान एक कण है, इन्हीं के विनिमय के कारण होता है भैया, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। समझ में आ गया? पाई मेसानों का क्या होगा? विनिमय होगा, यानी एक्सचेंज होगा, तो फिर नाभिकीय बल कार्य करेगा, ठीक। अब देखो पाई मेसान क्या होता है, तो आप बताओगे एक प्रकार का कण है, और ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का बेटा? 3 टाइप का। एक पाई धनात्मक मेसान, और फिर ऋणात्मक पाई मेसान, और फिर उदासीन पाई मेसान। बात समझ में आ रही है? 3 टाइप का होता है। और याद रखना, इन दोनों के अगर हम आवेश की बात करें, किसकी बेटा? तो ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। किसके? अरे भाई धनात्मक है तो धनात्मक होगा, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक होगा। बात समझ आ रही है? अगर इनके हम द्रव्यमान की बात करें, क्या बेटा? तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो 273 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। किसके? इलेक्ट्रॉन, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, है ना, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 273 गुना होता है। अब बात करें उदासीन पाई मेसान की, तो इस पर कोई आवेश आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे? 0। उदासीन क्यों बोला जा रहा है? 0 है ना, इसीलिए उदासीन बोला जा रहा है। अगर इसके द्रव्यमान की बात की जाए तो ये जो होता है बेटा वो 264 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान। कितना? 264 गुना होता है। बात समझ में आ गई? तो ये पाई मेसान थे। और अब देखो एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन तो आप लोगों में बहुत लो लेवल का, बस इतना ही पूछा जाएगा, है ना। किसी कारण उत्पन्न होता है तो बता दोगे पाई मेसानों के विनिमय के कारण। इसीलिए इस बल को विनिमय बल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विनिमय बल। और एक चीज और समझने वाली है, क्वांटम भौतिकी के आधार पर, अगर आधुनिक जो अवधारणा है उसके आधार पर आपका वैद्युत बल और जो आपका गुरुत्वीय बल है उसको भी विनिमय बल बोला जाता है। वैद्युत बल फोटानों के विनिमय के कारण, और जो गुरुत्वीय बल है ग्रेविटॉन के विनिमय के कारण। समझ गए? तो उसको आगे आगे आप पढ़ोगे ही, लेकिन अभी इतना ही समझो। चलो क्लियर? ये कौन सा बल होता है बेटा? विनिमय बल होता है। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और क्या बता रहे थे आपको? हाँ, ध्यान देना, मान लो एक प्रोटॉन है, क्या है बेटा? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। क्या है? एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। इनके बीच में या तो पाई धनात्मक या फिर पाई ऋणात्मक, इनके विनिमय के कारण बल लगेगा। इसका मतलब हुआ आवेशित पाई मेसान। क्या बोलोगे? आवेशित पाई मेसान के विनिमय के कारण। बात समझ में आ गई? अब आवेशित यही दोनों तो हैं, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक। ओके, अब समझना, या तो प्रोटॉन प्रोटॉन हो, क्या हो? हाँ, प्रोटॉन प्रोटॉन, और या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, यानी इनके बीच जो बल लग रहा होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच नाभिकीय बल कैसे उत्पन्न होता होगा? तो आप बताओगे उदासीन पाई मेसान के विनिमय के कारण। किसके कारण बेटा? उदासीन पाई मेसान के विनिमय के कारण। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? नाभिकीय बल की उत्पत्ति पाई मेसानों के विनिमय के कारण। बात खत्म। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच, तो आप बताओगे आवेशित पाई मेसान के विनिमय के कारण। और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, तो आप बताओगे उदासीन पाई मेसानों के विनिमय के कारण। विनिमय का मतलब बता दिया गया, एक्सचेंज। बात समझ में आ रही है? बस इतनी सी बात थी। इसीलिए इसको कौन सा बल बोलते हैं? विनिमय बल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, तो इतनी बात क्लियर। अब देखो भैया, ये तो बात हो गई। 2-3 फैक्ट और। अगर हमसे कोई पूछे कि इसकी प्रकृति क्या होती है, नाभिकीय बल की प्रकृति, आकर्षण। बात समझ में आ रही? सब कुछ लिखा है, बस केवल आपको समझा रहा हूँ। अगर कोई पूछे रेंज, यानी परास, लघु परासी, बहुत कम दूरी तक, कितना? 10⁻⁻15 मीटर के भीतर तक, लेकिन बहुत प्रबल, अत्यंत प्रबल होता है। अब तक ज्ञात सभी बलों में सर्वाधिक प्रबल। समझ गए? और ये आकेंद्रीय बल है। आकेंद्रीय बल का मतलब मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम नहीं करता। जैसे हम लोग पढ़ते हैं गुरुत्वीय बल, क्या पढ़ते हैं बेटा? तो दो द्रव्यमानों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता था, आकर्षण बल होता है। ऐसे हम लोग पढ़े वैद्युत बल। वैद्युत बल में आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, अगर प्रतिकर्षण बल है तो दूर की ओर, आकर्षण बल है तो ऐसे काम करता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसलिए इसको बोलेंगे अकेंद्रीय बल, यानी कि ये केंद्रीय बल नहीं है। ये वैद्युत बल भी नहीं है, इसीलिए इसको अवैद्युत बल बोलते हैं। क्योंकि वैद्युत बल प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। बात समझ आ रही है? और न्यूट्रॉन के बीच कोई बल नहीं लगता। क्लियर? तो वहां पर, और दूसरी चीज, ये गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं है, तो इसको अगुरुत्वीय बल भी बोलते हैं।
यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होने का मतलब, जैसे इसकी प्रकृति आकर्षण होती है, गुरुत्वाकर्षण बल की भी प्रकृति क्या होती है, आकर्षण होती है, लेकिन उसकी तुलना में बहुत ज्यादा प्रबल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल बहुत दुर्बल बल होता है इसकी तुलना में, समझ गए? ये चीज हो गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, आप बताते चलो। ये संतृप्त होता है, सेचुरेटेड होता है, यानी कि जो प्रोटॉन होता है या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ये कुछ ही न्यूट्रॉनों पर बल लगा सकता है, पूरे नाभिक पर नहीं, पूरे नाभिक में न्यूक्लियनों पर नहीं लगा सकता। अरे भाई, हल्के नाभिक को छोड़ दिया जाए, अगर भारी नाभिक की बात किया जाए तो अपने पड़ोसी न्यूक्लियनों पर ही बल लगाएंगे, जो पास पास वाले होंगे। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ेगी तो उनके बीच बल ज्यादा लगता जाएगा, क्लियर? यानी उतना ही बल लगेगा, तो सेचुरेटेड हो गया ना, संतृप्त हो गया, तो इसको संतृप्त बल भी बोलते हैं, मतलब ये संतृप्त बल होता है, समझ गए? ऐसे आप बता सकते हो। तो इसके बारे में सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, देखो मैंने पहले से पढ़ा दिया है, सारी चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देखो, नाभिक में न्यूक्लियनों को बांधे रखने वाला बल को हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं, प्रकृति आकर्षण, परासी, और यह आवेगदूत है, अगुरुत्वीय है, अत्यंत प्रबल होता है, केंद्रीय बल नहीं है। बात समझ में आ रही है? गुरुत्वीय बल नहीं है, ध्यान से समझना। और उसके बाद यह विनिमय बल होता है, बता ही दिए, संतृप्त होता है, बता ही दिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, क्लियर? और यहाँ पर देखो, नाभिकीय बल की उत्पत्ति पाई मेसान के विनिमय से होता है, एक प्रोटॉन व एक न्यूट्रॉन के बीच आवेशित पाई मेसान के विनिमय से। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बीच उदासीन पाई मेसान के विनिमय से। मेसान क्या होता है पाई मेसान? तो तीन टाइप का, धनात्मक पाई मेसान, ऋणात्मक पाई मेसान और उदासीन पाई मेसान। देखो, धनात्मक और ऋणात्मक पाई मेसान जो होता है, या फिर है ना, उस पर आवेश E के बराबर होगा और उसका द्रव्यमान 273 गुना होगा इलेक्ट्रॉन के, ठीक? ऐसे यहाँ पर देखो, पाई जो उदासीन वाला होगा उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 264 गुना। आज के रेट ना, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है?